दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक नए खंड के बारे में जिसमें हम सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करेंगे जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमको पढ़ना चाहिए या पढ़ाया जाता है। तो इसमें जैसे कि कश्मीर राज्य हो गया, बंगाल राज्य हो गया, सिंध राज्य हो गया, नेपाल हो गया, कामरूप हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हमको सीमावर्ती राज्य के रूप में हमको पढ़ना पड़ता है। और इन राज्यों में जो जो वंश आए हैं या जिन राजवंशों ने शासन किया है उस पर हमको अ, चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब चाहे कश्मीर को ही ले लीजिए जिसमें कि हमको लोहार वंश, उत्पल वंश, काकोट वंश ये सब पढ़ना पड़ता है। बंगाल में पाल वंश, सेन वंश पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही तमाम जो भी सीमावर्ती राज्य हैं उसमें तमाम राजवंशों ने जो है शासन सत्ता संभाली थी, उन्होंने राज किया था। तो हमको प्राचीन इतिहास में इन राजवंशों को पढ़ना पड़ता है, तो हमको परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना ही पड़ेगा उसको। खैर, आज हम बात करेंगे सेन राजवंश के बारे में अपने इस सीरीज के तहत, सीमावर्ती राज्यों का इतिहास प्राचीन भारत। तो हम बात करेंगे आज सेन राजवंश जो कि बंगाल का एक राजवंश था, ठीक। उस समय इसको गौड़ प्रदेश कहा जाता था, गौड़ देश कहा जाता था। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा मानचित्र देख लें, भारत माँ का मानचित्र देख लें। भारत माँ के एक हिस्से का मानचित्र है, ठीक। पूर्वी भारत का, उत्तरी पूर्वी भारत का ये मानचित्र है जिसमें आपको बिहार दिखाई पड़ रहा होगा, यूपी दिखाई पड़ रहा होगा, यूपी का एक भाग, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, ठीक। इन्हीं क्षेत्रों में कभी सेन राजवंश का शासन सत्ता हुआ करता था। अब आप देख रहे हैं ये सारा मानचित्र, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम किसी भी राजवंश के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके इतिहास के पुनर्निर्माण में जो साधन सहायक होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सेन राजवंश के चाहे साहित्य हो और चाहे अभिलेख हो, इन दोनों प्रकार के हमको साक्ष्य मिलते हैं। अगर अभिलेख की बात करें तो देवपाड़ा, बैरकपुर, पैकोर, इन तीन स्थानों से विजय सेन नाम के जो कि सेन वंश के शासक थे, एक महत्वपूर्ण शासक थे, उनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। इससे उस काल की स्थिति, परिस्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शासन प्रशासन के बारे में और इस राजवंश के राजाओं के बारे में, इनकी उपाधियों के बारे में, इनके विजयों के बारे में, ये सब हमको पता चलता है इन अभिलेखों से। लक्ष्मण सेन के 8 अभिलेख मिले हैं जो कि बंगाल के विभिन्न स्थानों से हमको प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण सेन भी एक महत्वपूर्ण शासक है सेन राजवंश के और अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, ठीक। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि इन अभिलेखों से विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन की राजनीतिक उपलब्धि या उनका इतिहास, उपाधियां, प्रशासन आदि का पता चलता है। ये तो लेख की बात हो गई। इसके बाद हम साहित्य की बात कर लेंगे। साहित्य मतलब कि उस समय के लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उस समय के लेखकों के द्वारा लिखी गई साहित्य। तो उससे भी हमको उस समय के समाज के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, राजाओं के बारे में, राजवंश के बारे में, ठीक है, उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, सामाजिक गतिविधियों के बारे में, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमको साहित्यों से पता चल जाता है। तो ऐसे में अगर हम
साहित्य की बात करें तो मुस्लिम लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज हुए हैं, उन्होंने तबकात-ए-नादरी लिखी है। उसमें हम लक्ष्मण सेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सेन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बल्लाल सेन जो कि एक महत्वपूर्ण शासक सेन वंश के ही, उन्होंने दान सागर नाम की एक रचना रची है और अद्भुत सागर नाम की एक रचना रची है, यानी कि पुस्तक उन्होंने लिखी है, उन्होंने साहित्य लिखी है। अद्भुत सागर नाम की जो रचना थी उन्होंने लिखी तो थी, शुरुआत की थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन जो है वो विजय सेन के पुत्र हैं और बल्लाल सेन ने जो है पाल वंश की जो बची कुची शक्ति थी उसको खत्म कर दिया था और गौड़ेश्वर नाम की जो उपाधि पाल वंश के शासक धारण करते थे उसको इन्होंने धारण करना शुरू कर दिया था। बहुत मजबूत स्थिति के शासक थे बल्लाल सेन, ठीक। तो उन्होंने भी दान सागर और अद्भुत सागर नाम की रचना रची। इससे भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के सामाजिक इतिहास के बारे में, राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है कि समाज क्या सोचता है, क्या पहनता ओढ़ता है, ठीक है, क्या खाता पीता है। उसी समय काल परिस्थिति को देखकर ही लोग साहित्य लिखते हैं, ठीक। तो वो सारी जानकारी हमको इन साहित्यों से पता चल जाता है। फिर लक्ष्मण सेन जो कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे सेन वंश के, उन्होंने कुछ कविताएं रची हैं जिनका उल्लेख सदुक्ति कर्णामृत नाम की पुस्तक से हमको पता चलता है या उसमें उसका उल्लेख है। और सदुक्ति कर्णामृत की रचना जो है वो श्रीधर दास ने की है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक जो पॉइंट मैंने लिख रखा है ये सब लोग ये सब आपकी परीक्षाओं में आएंगे, पूछे जाते हैं कि सदुक्ति कर्णामृत की रचना किसने की थी, इसमें किस शासक के कविताओं का उल्लेख हुआ है, ठीक। तो श्रीधर दास जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण सेन के ही दरबार में जयदेव रहते थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। धोई रहते थे जिन्होंने पवन दूत नाम की पुस्तक लिखी है और हलायुद्ध नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी ब्राह्मण सर्वस्व लिखा है जो कि लक्ष्मण सेन के ही दरबारी थे। तो हलायुद्ध, धोई और जयदेव और श्रीधर दास ये सभी सेन राजवंश के दरबारी कवि हुआ करते थे। खास करके हमको याद रखना पड़ेगा कि लक्ष्मण सेन के दरबार में सब लोग उपस्थित थे, वही निवास करते थे। इन साहित्यों से मैंने लिखा है, इन साहित्यों से समाज संस्कृति और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में, मुस्लिम आक्रमणों के बारे में हमको पता चलता है। खैर ये सब बातें आप समझ गए होंगे। इतिहास के साधन मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस वंश के बारे में हमको कहां से जानकारी मिल जाती है या इनके इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रामाणिक साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ठीक। क्योंकि हमको कहानी नहीं सुननी है, हमको प्रमाणित भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको अभिलेखीय साक्ष्य होना चाहिए और साहित्यिक साक्ष्य होना चाहिए। अगर अभिलेखीय साक्ष्य मिल गया तब तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया, उससे ज्यादा ऑथेंटिक, उससे ज्यादा प्रमाणिक कोई भी बात हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा उत्पत्ति के बारे में बात कर लें, इस वंश की उत्पत्ति के बारे में, मतलब ये कहां से आए हैं, किस वंश से संबंधित है, ठीक। तो सेन लेखों के अनुसार, यानी जो उनके जो लेख हैं, जो उन राजाओं द्वारा जो कि सेन वंश से संबंधित हैं, उन्होंने जो भी लेख लिखवाए हैं उससे पता चलता है कि वो कर्नाट नाम के स्थान से, यानी कि जो कि आज हम पश्चिमी आंध्र और उत्तरी कर्नाटक देखते हैं ना, उस क्षेत्र से ये आते हैं, वहां से ये अपने आप को संबंधित करते हैं और बाद में आकर ये बंगाल में बस गए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि
बाला साहब ठाकरे का परिवार बिहार से जाकर महाराष्ट्र में बसा और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बन गई। उसी प्रकार से अगर हम देखें, ये मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, तो उसी प्रकार से हम देखें तो सेन राजवंश कर्नाटक क्षेत्र से जाकर बंगाल में बसा और फिर बंगाल राज्य के शासन प्रशासन की धुरी बन गई। ठीक, लेखानुसार देखें तो ये अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं, यानी कि ये क्षत्रिय है। और इनका जो आदि पुरुष है वो कोई वीरसेन नाम का व्यक्ति है। तो इससे इनके पूर्वजों के बारे में पता चल जा रहा है, इनकी जात बिरादरी के बारे में पता चल जा रहा है आपको, और इनके पैतृक निवास स्थान के बारे में भी हमको जानकारी हो जा रही है। अब हम इनके शासकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दें, एक एक करके। जैसे कि विजयसेन, हालांकि इनके जो पूर्वज थे, जैसे कि अब वीरसेन का नाम मैंने आपको बताया, ये सब लोग पहले से आकर बस चुके थे, सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति में, सार्वभौम स्थिति में इस वंश को लाने वाला अगर देखा जाए तो विजयसेन है, क्योंकि इसी के लेख प्राप्त होते हैं जिसमें ये अपने आप को महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधि से सुशोभित करता है, मतलब धारण किया हुआ है, जिससे पता चलता है कि स्थिति बहुत मजबूत थी इसकी, क्योंकि इस तरीके के टाइटल जो हैं वो सार्वभौम शासक ही धारण कर सकते हैं। ठीक, तो सेन वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक शुरुआती, उसने पाल वंशी शासक रामपाल की मृत्यु के बाद अव्यवस्था जैसे फैली उसका लाभ उठाते हुए आक्रमण कर दिया पाल वंश के राज्यों पर, राज्य के जो क्षेत्र है, खास करके उत्तरी और पूर्वी बंगाल पर इसने कब्जा कर लिया। रामपाल नाम के एक पालवंशी शासक थे, उनकी मृत्यु हुई, स्थिति थोड़ा डामाडोल हुई, अव्यवस्था फैली राज्य में। तब तक इनकी स्थिति बहुत सही नहीं थी, किसकी? सेन वंश की। यह स्थिति सही होने के कगार पे थी, वो बस केवल मौका देख रहे थे, समय देख रहे थे कि कब इनकी लुटिया डूबे और हम जो है इनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लें। तो वही हुआ, रामपाल की मृत्यु हुई और अव्यवस्था फैली। इसका लाभ उठाकर विजयसेन ने आक्रमण कर दिया और उत्तरी और पूर्वी बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। विजयसेन के लेखों से पता चलता है कि उसने गौड़, कामरूप और कलिंग की सेनाओं को जीता था। हालांकि कामरूप और कलिंग के ऊपर उसका अधिकार सिद्ध होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गौड़ के ऊपर तो है ही है। कामरूप आपका इधर का क्षेत्र, ठीक है, और कलिंग का क्षेत्र आप उड़ीसा को मान लीजिए, ठीक। यहां से सेनाएं या तो आई होंगी इससे लड़ने के लिए, या तो इसने सेनाएं भेजी होंगी कामरूप और कलिंग की तरफ, ठीक, यहां पर युद्ध हुआ होगा। तो इसके लेखों से हमें पता चलता है कि कामरूप और कलिंग की सेनाएं भी इससे पराजित हुई थी, और गौड़ की सेनाएं तो हारी ही थी, क्योंकि पालवंशी शासकों को इसने हराया था उनके, तभी तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को उसने अपने कब्जे में लिया। जैसा कि मैंने बताया कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, हरि, वृषभराज, शंकर जैसी उपाधियां इसने धारण की थी। इससे इसकी स्थिति भी पता चल जाती है कि ये सार्वभौम सम्राट था, सार्वभौम स्थिति वाला सम्राट था, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी शासक का प्रेशर नहीं था, दबाव नहीं था कि शासन सत्ता इस तरीके से चलाएंगे, या वो कर इकट्ठा करके इनको एक हिस्सा दूसरे राजा को देता था। ये इस तरीके से स्थिति नहीं थी इसकी। इसकी स्थिति सार्वभौम की स्थिति थी, अपना शासन प्रशासन था, अपने हिसाब से वो शासन प्रशासन चलाता था, किसी दूसरे राजा के ऊपर किसी दूसरे राजा के दबाव में काम नहीं करता था। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद विजयसेन के बारे में कहा जाता है कि वो
शिव मत अनुयायी था, मतलब कि भगवान शिव का परम भक्त था। क्यों? क्योंकि उसका जो उपाधि है परमेश्वर हरि विषभ राज शंकर, ये जो है ये परिचायक है कि ये भगवान शिव की तरफ आकर्षित है या उनकी तरफ झुकाव रखता है। उपाधियां तो धारण ही की थी, साथ में देवपाड़ा नाम के स्थान पर शिव का एक मंदिर भी इसने बनवाया था, जिससे कि यह सिद्ध हो जाता है कि यह एक शिव भक्त था। ठीक। अब इसका नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत आपके सामने आता है और उसमें हम बात करेंगे बल्लाल सेन के बारे में और लक्ष्मण सेन के बारे में। ठीक है, जाइएगा मत।